हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी के बारे में। और इसमें पढ़ने वाले हैं आज का टॉपिक जो है मूल कर्तव्य। दोस्तों, ये हमारा जो है इंडियन पॉलिटी का 8वां ये वीडियो है। इससे पहले 7 वीडियो ऑलरेडी चैनल के प्लेलिस्ट में एनसीईआरटी सार संग्रह नाम से अवेलेबल है। आप लोग को अगर ज़रूरी है तो ज़रूर देखें उसको जाकर। ये 8वां वीडियो है दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। दोस्तों, जो भी क्वेश्चन है फंडामेंटल जो ड्यूटीज है हमारा, तो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये एनसीईआरटी का बुक है सार संग्रह, महेश कुमार बर्नवाल जी के जो लिखा हुआ बुक है। तो हर एक एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए कहीं जाइएगा मत, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हम लोग जो है 16 और 17 पेज 2 पेज करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग है डेली करंट अफेयर का मॉर्निंग में क्लास नहीं देखते हैं, करंट अफेयर वाला वीडियो तो जरूर देखें। सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर का वीडियो आता है, जो कम से कम टाइम में आपको 10 मिनट्स के अंदर में आपको जो है डेली का करंट अफेयर कवर होता है। तो आप लोग उसको देखना ना भूलें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको करंट अफेयर का भी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। और जो भी एक्स्ट्रा क्लास हो रही हैं पॉलिटी का, इसके बाद फिर हिस्ट्री स्टार्ट होगा, लूसेंट होगा, तो सारा आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि किस देश के संविधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। दोस्तों, किस देश के संविधान से हम लोग जो है प्रभावित हुए थे? तो ये दोस्तों हम लोग पूर्व सोवियत संघ था, यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस। यहाँ से हम लोग जो है प्रभावित होकर यहाँ से पूर्व सोवियत संघ से जो है हम लोग मूल कर्तव्य को अपने संविधान में सम्मिलित किया था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? तो किस भाग में है दोस्तों? ये है दोस्तों भाग 4 के ए में है। ठीक है, 4 को या 4 के ए में ये उल्लिखित है। अगला इसके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था। जो 8 मूल कर्तव्य है, इसको जोड़े जाने का सुझाव किसने दिया था दोस्तों? तो ये स्वर्ण सिंह समिति ने दिया था। ठीक है, लेकिन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1976 में 42वां संशोधन किया गया, तो इसके द्वारा कुल 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसको फिर 1976 में 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर सम्मिलित किए गए थे? ये दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति के जो है गठित हुआ था इसके लिए, मूल कर्तव्य के लिए। और कब हुआ था? तो ये 1976 में हुआ था, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? दोस्तों, ये 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जो है 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्य को जोड़े जाने का सुझाव दिया। ठीक है, लेकिन 42वां संविधान संशोधन करके जो है 1976 में 10 मूल कर्तव्य को जोड़ दिया गया। ठीक है, और उसके बाद फिर 11वां मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो ये दोस्तों 46वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। पॉइंट क्लियर होगा? ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा जाता है? तो ये दोस्तों नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य, ये जो है मूल कर्तव्य को 2 वर्गों में रखा जाता है। कौन कौन? नैतिक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान कौन सा कर्तव्य माना जाता है? तो ये दोस्तों नैतिक कर्तव्य यानी मॉरल ड्यूटी माना जाता है। अगला है प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य में से एक है। प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण जो है भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य में से एक है। ठीक है, अगला है कि राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्धारक तत्व यानी डीपीएसपी का अंग होता है। ठीक है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक जो स्थान जो होता है, स्मारक स्थान
उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य तो नहीं है, लेकिन ये राज्य के नीति निष्पक्षता का अंग है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है कि महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये दोस्तों अनुच्छेद जो है 51 के क के 5 में है। महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह दोस्तों अनुच्छेद 51 क के 5 में है। अगला देख लेते हैं, मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? दोस्तों मूल कर्तव्य जो है केवल जो नागरिक है उन्हीं पर लागू होगा, नागरिकों पर जो है लागू होता है मूल कर्तव्य। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अगला है कि नागरिकों के लिए 11 जो मौलिक कर्तव्य है वो निम्न है। कौन कौन है दोस्तों? तो पहला देख लेते हैं क्या है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ये मौलिक कर्तव्य हैं संविधान के। पहला क्या है कि संविधान का पालन करना और उसके आदर्श, संस्थान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान गान का आदर करना क्या है? मौलिक कर्तव्य है। दूसरा नंबर देख लेते हैं, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। दूसरा है, तीसरा मौलिक कर्तव्य क्या है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। 4 में क्या है कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। 5 में क्या है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। ठीक है, छठा क्या है मौलिक हमारा मूल कर्तव्य दोस्तों? छठा जो है नागरिक का मौलिक कर्तव्य क्या है? ये है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। 7 में है कि प्राकृतिक पर्यावरण, उसके अंतर्गत वन, झील, नदी और जो है वन्य जीव सम्मिलित हैं, इसकी रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। 8 में क्या है? इसमें 8 में है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य ही है। 8 नंबर में है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। 10 में क्या है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न व उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। अगला है 11 नंबर में है कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षक जो भी हों उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इसे कर्तव्य को संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 में जोड़ा गया था। तो ये 6-14 वाला जो है जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य में। कब? 2002 की धारा 4 में जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति को राष्ट्र गान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में ऐसा कहा है। विजय इमैनुअल बनाम केरल 1986। किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा है? तो विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती 1985-86 को जनहित याचिका का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ PIL का जनक किसको कहा जाता है? तो PN भगवती को। तो दोस्तों अगला हम लोग टॉपिक अब देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में। नेक्स्ट पेज में देखते हैं।
प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। तो हमारा सबसे पहले देख लेते हैं कि राष्ट्रपति पद की अर्हताएं जो है किस अनुच्छेद में है दोस्तों। तो ये है अनुच्छेद 58 में है, ठीक है। उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए राष्ट्रपति के लिए, वो है इसी में, ठीक है। तो क्या है, पहला है दोस्तों कि भारत का नागरिक होना चाहिए और न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, किसी लाभ के पद पर यानी प्रॉफिट के पद पर न होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति में भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। ये दोस्तों अप्रत्यक्ष मतदान से होता है, यानी कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है राष्ट्रपति का चुनाव हमारे भारत में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है। तो कौन करता है दोस्तों, तो राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा, लोकसभा और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो भी है उसके विधानसभा के जो भी निर्वाचित सदस्य हैं, इलेक्टेड मेंबर्स हैं, वही इसमें जो है वोट करेंगे राष्ट्रपति चुनाव में, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए। दोस्तों कम से कम जो है 50 जो है निर्वाचकों के द्वारा जो है इसको समर्थन मिलना चाहिए, ठीक है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा जो है किया जाता है। अगला है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा। किस स्थिति में नहीं होगा, यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य होगा। यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य होगा अगर मुख्यमंत्री, तो इस स्थिति में जो है वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट देने के यानी मतदान करने का पात्र नहीं होगा। अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है, परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है। कौन दोस्तों, तो राज्य की विधानसभाएं। राज्य की विधानसभाएं जो है निर्वाचन मंडल का तो है, परंतु वह उसके महाभियोग में जो है राष्ट्रपति की महाभियोग लगाया जाता है तो उसमें भाग नहीं लेता है। अगला देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं कि संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उस पर क्या शर्त है। तो उस पर क्या शर्त है दोस्तों, इस पर शर्त है कि निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है कि संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। तो ये करता है दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है वो तैयार करता है। अगला देख लेते हैं, राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद की जो होता है रिक्तियां यानी पोस्ट जो खाली हो जाता है उसको 6 माह की समय सीमा के भीतर भरना होगा, ठीक है। यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या पद उसका त्याग कर देते हैं या फिर हटाया दिया जाता है, तो उस स्थिति में जो है राष्ट्रपति के पद को 6 माह के भीतर भरना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है। तो ये दोस्तों कौन करता है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है ये करता है निपटारा। अगला देख लेते हैं पॉइंट है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है दोस्तों। तो उसको जो है महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, इम्पीचमेंट के द्वारा जो है इसको राष्ट्रपति जी को उसके पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की अधिकार जो है किसे प्राप्त होता है दोस्तों। ये प्राप्त जो है सिर्फ और सिर्फ संसद को होता है, ठीक है। संसद के चाहे तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उसे पद से हटा सकता है, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, राष्ट्रपति को मृत्यु दंड के मामले में क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु राज्यपाल को यह शक्ति नहीं है, ठीक है। राष्ट्रपति जो है मृत्यु दंड को भी क्षमा कर सकता है, परंतु जो है राज्यपाल यह क्षमा नहीं कर सकता है मृत्यु दंड को। राज्यपाल जो है कुछ स्थिति में जो है उसके जो क्या कहते हैं जो सजा का जो पीरियड होता है टाइम को उसको कुछ कम करवा सकता है बस, लेकिन मृत्यु दंड को
माफ नहीं करवा सकता। ये सिर्फ राष्ट्रपति को ही ये अधिकार प्राप्त है, ये शक्ति प्राप्त है। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। राज्य की कार्यपालकीय शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित होता है? यानी केंद्र का जो है संघ का कार्यपालिका का शक्ति किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति में निहित होता है? तो ये दोस्तों अनुच्छेद 53 के तहत होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? तो ये दोस्तों संसद के किसी भी सदन, या तो अपर सदन यानी लोक राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन के द्वारा जो है ये जो उस पर जो है प्रारंभ महाभियोग प्रारंभ किया जा सकता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? ये दोस्तों अनुच्छेद जो है 57 यानी अनुच्छेद 57 के तहत कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए पुनः यानी दोबारा निर्वाचित हो सकता है। ये अनुच्छेद किस में है? तो अनुच्छेद 57 में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया है? 344वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा जो है इनको पुनर्विचार करने के लिए मंत्रिमंडल को भेजने का अधिकार दिया गया है। किसको? राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों? ये 111 अनुच्छेद के तहत। अगला है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? तो ये दोस्तों कर सकता है कितना अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 160 के तहत। ठीक है, अब राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्या है कि अनुच्छेद 52 क्या है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में है। अगला है कि 53 में है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो राष्ट्रपति में निहित होगा। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 54 में क्या है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है, राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल अनुच्छेद 54 में है। अनुच्छेद 55 में क्या है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति यानी तरीका क्या है? वो है 55 में। अनुच्छेद 56 में क्या है? राष्ट्रपति की पदावधि, तो राष्ट्रपति का पद का अवधि क्या होगा? वो है 58 में क्या है? अनुच्छेद 58 में कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं क्या होगी? ये है कितना में? 58 में। ठीक है, इसको मैं यहाँ डिटेल में आप लोगों को करा चुका हूँ क्या अर्हताएं होनी चाहिए राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं अनुच्छेद 59 में क्या है? राष्ट्रपति पद के लिए शर्त क्या क्या है? वो है 59 में। अनुच्छेद 60 में क्या है? राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा जो है प्रतिज्ञा, वो है 60 में। अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया क्या होगी? 61 में है। अनुच्छेद 62 में क्या है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने के स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि है 62 में। अनुच्छेद 72 में क्या है? क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। इसमें किसमें? 72 में। अनुच्छेद 73 में क्या है? संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। किसमें? अनुच्छेद 73 में है। ठीक है दोस्तों, हमारा ये 16-17 पेज नंबर समाप्त हुआ। वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, साथ में वीडियो लाइक जरूर करें। दोस्तों मेहनत तो लगता है काफ़ी वीडियो बनाने में, तो आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करें। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कल सुबह 6 बजे करंट अफेयर क्लास में, और फिर कल नेक्स्ट जो है ये 8 क्लास है 9वां क्लास में। इम्पोर्टेंट है पॉलिटी का जो भी सेशन है, तो आप लोग जरूर देखें लास्ट तक। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।